हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो जिनके अब टीजीटी पीजीटी में जिनका मैथमेटिक्स आ रहा है और पीआरटी में भी मैथमेटिक्स की पेडागोजी आएगी, तो ये आपके टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों लेवल में ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स की पेडागोजी आपकी आएगी ही आएगी, 100% आएगी। तो आप एक बार देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लेके आए हैं कि मैथमेटिक्स की पेडागोजी क्या है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि गणित क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, मैथमेटिक्स होता क्या है। गणित एक महत्वपूर्ण विषय है, अतः गणित की शिक्षा देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए, इसकी प्रकृति कैसी है। गणित की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, जैसे गणित संगणनाओं का विज्ञान है, गणित मापन, दिशा और परिणाम का विज्ञान है। वास्तव में गणित का अर्थ जिसके उसके नाम से ही है, गणित गणना अर्थात गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित विषय की आरंभ जो है गिनती से हुआ है। कहाँ से हुआ है आरंभ? गिनती से हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वो देख लीजिएगा। लोक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। मोर्शल के अनुसार गणित ऐसी अमूर्त अवस्था है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है और इन तत्वों को मूर्त रूप से हम परिभाषित कर सकते हैं। अमूर्त तत्व मतलब जिनको हम सोचेंगे, जैसे मान लीजिए हम 3D में काम करते हैं। जब 3D में काम करेंगे तो हमारी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी सोचने की, हमारी कल्पना करने की पावर अच्छी नहीं है ना, तो फिर हम उनको नहीं सोच पाएंगे, फिर हमें 3D समझ में नहीं आएगी। टीचर बताता रहेगा कि सर्कल ये होता है, ट्रायंगल ये होती है, क्यूब ये होता है, क्यूबॉइड ये होता है, बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनको उनके पास अमूर्त चिंतन नहीं है। और फिर हम उसको दिखाएंगे कि बच्चे एक बॉक्स लेके आएंगे, हम सर्कल को काट के दिखाएंगे, तो मूर्त चीज़ों में हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रकृति को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझाया जा सकता है। गणित का ज्ञान आधार हमारी इंद्रियां है। आधार कौन है? हमारी इंद्रियों के द्वारा हम समझ सकते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसकी व्याख्या भी की जा सकती है। बिल्कुल व्याख्या के बिना तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। गणित की अपनी भाषा है। गणित का अर्थ, गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत से जो विशेष प्रकार के होते हैं। गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण होता है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में कार्य करने की आदत स्थापित हो जाती है। गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता ही है। गणित के नियम, सिद्धांत व सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे इसकी सत्यता की जांच किसी भी समय की जा सकती है। गणित का ज्ञान क्रमबद्ध यथार्थ अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसके एक बार ग्रहण करके आसानी से उसको हम भुला नहीं पाएंगे। ठीक है। गणित की ज्ञान से बालकों में प्रश्नात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। इनकी विभिन्न नियम, सिद्धांत, सूत्रों से संभावित उत्तर निश्चित होते हैं, जिसमें संदेह की भावना नहीं रहती है। इसमें बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। गणित के ज्ञान को उपयोगी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के द्वारा मान सकते हैं, विकसित किया जा सकता है। अब पाठ्यक्रम में क्या स्थान है? ठीक है। गणित, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन ए कैरिकुलम, हम पाठ्यक्रम में क्यों यूज करते हैं? तो किसी भी विषय का शिक्षा में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विषय शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में कितना सहायक है। प्राचीन काल से ही गणित विषय शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक रहा है। स्कूल में कोठारी आयोग ने उच्च माध्यमिक या 10वीं कक्षा तक गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया है। तो अनिवार्य विषय के रूप में कब लागू किया गया था? कोठारी आयोग के टाइम में। ठीक है। 1 से 10वीं तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग गणित को 8वीं कक्षा के बाद वैकल्पिक विषय बनाने पर जोर देते हैं। इसके खिलाफ विभिन्न कारण दिए गए हैं। यह क्या क्या कारण दिए गए हैं? एक मुश्किल विषय है, इसको सीखने में तेज वस्तु की आवश्यकता होती है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। दूसरा है, हाई स्कूल में गणित असफलताओं की संख्या अन्य विषयों की तुलना में अधिक होती है, बच्चे ज़्यादा फेल हो जाते हैं। प्रति छात्र एक इंजीनियर या तकनीशियन नहीं बन सकता है, इसलिए भी गणित की जरूरत नहीं है। अनिवार्य विषय के लिए बिंदु क्या क्या है कि क्यों इसको अनिवार्य विषय के रूप में रखा है, तो देख लीजिए। देखिए, गणित सभी विज्ञानों का द्वार है। विभिन्न शाखाएं, भौतिकी, रसायनी, आप साइंस पढ़ो, कोई फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो आपको क्या चाहिए? गणित तो जरूर चाहिएगा।
ठीक है। गणित एक सटीक विज्ञान है। गणित के अध्ययन से बालक गणित विज्ञान के सटीक रूप से स्वीकार करने का दृष्टिकोण विकसित होता है। जैसे 4+4=8 या 3 या 7 नहीं हो सकता है, जो है 2+2 4 ही होता है। ठीक है। गणित में बच्चों में गणित अनुशासन संबंधी गुण या विशेषताओं का विकास होता है। तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, अच्छे से चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, बौद्धिक प्रभाव पड़ता है, मानसिक क्षमताएं विकसित होती है, व्यवस्थित रूप से और सही तरीके से काम करना सीखता है, चरित्र निर्माण होता है, अच्छे से बजट, मतलब जीवन में भी हम गणित का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए भी गणित को क्या है, लागू किया गया है। अब बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षक के क्या क्या उद्देश्य थे। गणित को बच्चों का एक ऐसा विषय माने जिस पर भी बात कर सके, आपस में जिस पर हम चर्चा कर सके, जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं। ये माँ नहीं है इधर। गणित को बच्चों का एक ऐसा विषय बनाया गया है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिस पर हम बैठ के बात कर सकते हैं। ठीक है। बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद उठाएं, इस तरीके से पढ़ाएं। गणित को बेहतर शिक्षा का एक हक हर बच्चे को है कि एक अच्छे तरीके से पढ़ाएं। हर बच्चे का हक बनता है कि हम गणित को सीखें। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्र, युवा तांत्रिक की प्रतिक्रियाओं में आगे भी बहुत कुछ है। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें। एक लॉजिक, तार्किक रूप से बच्चे गणित को सीखें। बच्चे में तर्क करने, सोचने की, अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें। अंकगणित, मूल संरचनाएं कौन सी, अब देख लीजिए। मूल संरचनाएं गणित की है अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति। ठीक है। बच्चे गणित को आवश्यक दैनिक जीवन से जोड़े। दैनिक जीवन से जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका है ये। 2005 में गणित ऐसी पाठ्यचर्या की मांग करता है कि महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। महत्वाकांक्षी का अर्थ इसमें उपरोक्त उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, ना कि केवल सीमित सीमा का। ठीक है। सुसंगत होना चाहिए। टुकड़े टुकड़े में उपलब्ध विद्यालयों शिक्षा, अंकगणित, मतलब अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाए। अंकगणित क्या है, अलजेब्रा है। बीज अंकगणित आपका अंकिक वाला है, जहाँ से आपको अंकों का ज्ञान होता है। बीज गणित आपका अलजेब्रा है। रेखा गणित आपकी ज्योमेट्री है। ठीक है। त्रिकोणमिति आपकी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ऐसी क्षमताओं में ढाल सके जैसे विषयों जैसे विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के क्षेत्रों में मदद कर सके। महत्वपूर्ण होना चाहिए ताकि विद्यार्थी ऐसी समस्याओं को हल करने की आवश्यक महसूस कर सके जिससे शिक्षक व विद्यार्थी दोनों समस्याओं को हल करने में समय व ऊर्जा लगाएं, उसे सदुपयोगी माने। ठीक है। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है गणितीय कारण व तार्किक व अमूर्त चिंतन, संख्यात्मक कौशल का विकास होना चाहिए। तो ये सब ना आप आराम से, अगर ऑप्शन में आ गए ना, तो गणित संबंधी आप आराम से बच्चे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ विकसित कर सकते हैं, लॉजिक बना सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, अमूर्त चिंतन बढ़ेगा, अपनी समस्याओं को खुद सोल्व करने में अपनी जिम्मेदारियां ले सकता है। तो ये क्या है, जो भी पॉजिटिव आंसर होना वो आप लगा सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं कि गणित को हम कैसे पढ़ें। ये देखिए, ये क्या है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, देखिए आज जब भी हम सोचेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे ना, बहुत डिफरेंट तरीके के विचार आएंगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग है कि जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हम दिमाग से कुछ सोचेंगे। देखिए, जब भी कभी हमारे दिमाग में सोचने की जोर पड़ता है तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे सिर पे हाथ रखते हैं ना। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। एक ऐसी उपयोगी शिक्षण नीति है, यह शक्तिशाली रणनीति है जो विचार उत्पन्न करता है एवं समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करती है। यह किसी दिए गए विषय पर विचार उत्पन्न करने के लिए उत्कृष्ट शिक्षण विधि है। इसकी रणनीति कैसी है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सफलता को बढ़ावा देती है, समावेशी कक्षा के लिए उपयोगी है, विफलताओं के डर को खत्म कर देती है, सभी छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका देती है, पूर्व ज्ञान को रिकॉल करने का मौका देती है, बिना डरे कोशिश करने का मौका देती है और छात्रों में मानसिक विकास की वृद्धि करती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के समय याद करने वाली बातें कौन सी हैं, देखिए, सभी बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा विचार व्यक्त करने के मौके देते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग जब हम दिमाग को उथल पुथल करते हैं, ये है। सभी विचारों का रिकॉर्ड करते हैं। जब भी हम कुछ चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। ठीक है।
कोई जवाब गलत नहीं होता है। इससे छात्र किसी भी विषय के बारे में जानकारी रखते हैं तो इसका पता लगा के रणनीति को छात्रों के माता पिता को प्रयोग करने के लिए भी बोला जाता है। ठीक है। प्रस्तुत किए गए विचारों के किसी भी विचार पर अपना मूल्यांकन व्यक्त ना करें। फिर आता है सामुदायिक गणित कौन सा होता है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, कि आप कम्युनिटी मैथमेटिक्स से भी आप बच्चों को मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं। क्या क्या है उसमें, देखिए, महान गणित महान सामाजिक विषय महत्व का विषय है। हमारी संरचनाएं उचित संगठन रख रखाव में मदद करता है। गणित की अत्यधिक आवश्यकता होती है क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय में भी गणित पर निर्भर है। गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और संरचना का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। अर्थात मानव का सामाजिक जीवन जो है वो गणित पर ही डिपेंड करता है। नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि गणित की प्रगति और सुधार राज्य की समृद्धि में जुड़ाव है। ठीक है। अब बात करते हैं सामुदायिक जीवन में गणित के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझाया जा सकता है। नैतिक मूल्यों का विकास होता है, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है, जीवनोपार्जन संबंधी मूल्यों का विकास होता है। ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि हम अच्छा व्यवसाय करते हैं, अच्छा लेन देन करते हैं, घर के खर्चे अच्छे से उठाते हैं, अगर हमें हिसाब किताब ही नहीं है तो कहाँ हमारा स्टैंडर्ड बनेगा, नहीं बनेगा। मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास होता है। समाज और गणित, हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाता है, आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित की आवश्यकता जरूर होती है। केवल इंजीनियर, उद्योगपति, डॉक्टर, गणित अध्यापक या व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि समाज के छोटे व्यक्ति जैसे मजदूर, कुली, रिक्शा चालक, सब्जी वाला, सभी को ही गणित की आवश्यकता होती है। इसलिए यंग महोदय ने कहा है कि लोहे, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित ही सर्वोपरि है। यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। बड़ा सुन के अच्छा लग रहा है मैथमेटिक्स वालों को, है ना। फिर आता है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। देखिए, मैं यही बता देती हूँ कि निदानात्मक क्या होता है भैया, जो भी बच्चों की समस्याएं आती है ना, जैसे अब मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में बच्चों को जो भी समस्याएं आती हैं उनके कारणों का पता लगाना, और रेमेडियल क्या होता है, उन कारणों को दूर करना, यही है। इसको ज़्यादा जितना डिटेल में करेंगे ना, क्योंकि हमें बहुत लंबी क्लास लेनी है। देखिए, उन विद्यार्थियों को खोजना जिन्हें सहायता चाहिए, त्रुटियां कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, ये है हमारी निदानिक। ठीक है। फिर हम उनको निदानिक परीक्षण दो प्रकार है, शैक्षिक निदान, एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट, और फिर फिजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। एक है शैक्षिक शिक्षा के रूप में, एक है फिजिकल के रूप में। ठीक है। निदानात्मक शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, गणित संबंधी कमजोरियों का पता लगाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, अध्ययन के प्रक्रिया में सुधार करना, और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। ठीक है। जब हम व्यवस्था करेंगे तभी तो हम इनका उपचार कर पाएंगे ना। गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना और बाल केंद्रित होना, क्योंकि बच्चों के केंद्रित होगा तभी हम बच्चों को सिखा पाएंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन करना, छात्रों की कमियों और अच्छाइयों के आधार पर शैक्षिक निर्देशन देना और उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। निदानिक के चरण कौन से हैं, देखिए, बच्चों में ध्यान ना दिया गया हो, क्यों आती हैं त्रुटियां, कि देखो, यह पता लगाना कि वह कुछ कौन से छात्र हैं जिनमें कठिनाई सामना कर रहे हैं। सारे के सारे खड़े हो जाओ जिनको एक्सरसाइज समझ में नहीं है, कहते हैं ना। समस्यात्मक बालक की पहचान करना, फिर जानना कि बालक से त्रुटि कहाँ हुई है, कहाँ गलती हुई है, कि क्लास में आया नहीं है, कि समझ में नहीं आया, कि कहाँ ध्यान था, बीमार था, कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम मिलेगी। कठिनाई त्रुटि की प्रकृति जानने के बाद यह जानना कि कारण क्या था, क्यों नहीं समझ में आया, बच्चे में ध्यान ना दिया हो, अनियमित उपस्थिति हो, मतलब वो प्रेजेंट ना हो, बीमारी हो सकती है, विषय में कठिनाई हो सकती है, समझने का स्तर हो सकता है। ठीक है। कारण का पता होने के बाद उस पर विचार किया जाता है और उपचार किया जाता है। उपचार समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की प्रकृति है हमारी, कि कारण क्या है, तो उसी को तरीके से हम उसका सोल्यूशन करेंगे। उपचार देने के बाद यह क्रिया समाप्त नहीं होती है, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि यह समस्या उत्पन्न ही ना हो। ठीक है। फिर आता है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है भैया, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा एक शिक्षक अपने छात्रों के अधिगम संबंधी दोहे कठिनाइयों को दूर करके उनकी गति के पद को
परास्त करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर जो रोगी को के रोग को दूर करता है, उसी प्रकार अध्यापक भी बच्चों के कारणों को जानकर जो समस्या आ रही है ना, उनको दूर करें। ठीक है, देखिए उपचारात्मक शिक्षण इस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्र को अपनी कुशलता और विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। क्लियर। फिर आता है उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं। सुधारात्मक सामग्री को छात्र की कठिनाई को दूर कर के अनुसार डिजाइन करता है, मतलब जिस तरीके से बच्चे की समस्या को दूर किया जा सके उस ऐसी सुधारात्मक सामग्री प्रस्तुत की जाती है। उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों की आयु, रुचि, योग्यता और अनुभव के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10वीं क्लास के बच्चे को फर्स्ट क्लास के तरीके से ट्रीट कर रहे हो, नहीं। जैसी उसकी आयु है, जैसे उसको रेमेडियल चाहिए ना, उसी तरीके का रेमेडियल मिलना चाहिए। अध्यापक को निदानात्मक परीक्षण में निर्माण में दक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर को ही नहीं पता कि हम इसकी सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे, तो फिर वो नहीं सोल्यूशन कर पाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रक्रिया के समय छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए। छात्र की ही रुचि नहीं है तो कहाँ आप सुधार कर पाएंगे। छात्र को अपनी सफलता के संबंध में शीघ्र परिणाम मिलने चाहिए। फिर उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि भाई छात्रों के अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाइयाँ, दोष और त्रुटियों का अंत करना। छात्रों के संबंधित जो दोष हैं, त्रुटियां हैं, उनको दूर करके भविष्य में उन्हें दोहराया नहीं जाए। ठीक है। दोषपूर्ण आदतों और मनोवृत्तियों को समाप्त करना। छात्रों में उन आवश्यक आदतों और संस्थानों को दिखाना जो उनके द्वारा सीखी नहीं गई है। ठीक है। फिर आता है, यही बात है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सब प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना। फिर बालकों के लिए प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है। देखिए, गणित में छात्रों को, जो कमजोर बच्चे हैं उनको आगे बैठाना। चरण विषय कक्षा में उदाहरण का चरण, विषय वस्तु और कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखकर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, स्टार्टिंग में ही आप हार्ड एग्जाम्पल लेके आ रहे हो, तो ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। शुरू में ही बच्चे क्या कर लेंगे, तभी तो आप क्या करते हो कि ईजी टू मॉडरेट जाते हो, फिर मॉडरेट टू हाई लेवल में चले जाते हो। ठीक है ना। तो आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से आप आराम से इनको बता सकते हो। ठीक है। श्याम पट पर लिखी हुई सामग्री स्पष्ट होनी चाहिए। कमजोर छात्रों को पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए। बच्चों को कभी भी डांट फटकार करके अतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर आता है प्राथमिक स्तर पर गणित नींव का कमजोर होना। क्यों नींव कमजोर हो जाती है। प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि छात्रों को प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण बहुत कमजोर हो जाता है। जो शुरू में ही कमजोर होंगे बच्चे मैथमेटिक्स में, तो फिर आगे जाके वो ऑटोमेटिक उनके अंदर डर बैठ जाता है कि मैथमेटिक्स हमें नहीं आएगा, जिस कारण माध्यमिक स्तर पर छात्र गणित शिक्षण को ठीक से नहीं समझ पाते। इसी कारण गणित शिक्षण में उनकी रुचि कम हो जाती है। कि विधि क्या क्या हो सकती है भैया। शिक्षण विधि का सीधा संबंध बच्चों के साथ होता है कि आप जिस विधि से बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चों को समझ में आएगा। व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखिए, विधि कौन सी होती है। खेल विधि, करके सिखाना, निरीक्षण विधि, योजना विधि, खोज विधि आदि का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा ना देकर पुरानी विधियों पर भी निर्भर रहते हैं। फिर आता है शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार छात्रों को सीखने के प्रत्येक रूप को प्रभावित करता है। शिक्षक को में एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण होने चाहिए। सहयोगी, मृदुभाषी, संयम होना चाहिए, शिक्षण कला में निपुण होना चाहिए, तभी छात्र सहज रूप से सब कुछ सीख सकेंगे। लेकिन यदि शिक्षक का व्यवहार अत्यंत कठोर हो तो छात्र कक्षा में पढ़ नहीं पाएंगे। उनके ऊपर पहले ही टीचर का बर्डन बन जाता है, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। गणित विषय का समय क्या होना चाहिए। देखिए, यदि छात्र अधिक देर तक किसी क्रिया को करता है तो वह थकान का अनुभव करने लग जाता है, जो सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। विद्यालय के समय चक्कर बनाते समय गणित जैसे कठिन विषयों को पहले तथा सरल विषयों को पढ़ाने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और कक्षा में समय अवधि का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अध्यापक को विषय के प्रति सही ज्ञान का ना होना भी, टीचर को ही नहीं पता कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से ट्रीट करना है, तो ये भी सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे क्या दे पाएगा छात्रों को। व्यक्तिगत भेदों की
ज्ञान की समस्या कि बच्चे क्या करते हैं, प्रत्येक छात्र में बुद्धि, रुचि, योग्यता, क्षमता अलग अलग होती है। एक कक्षा में अध्यापक को 3 प्रकार के छात्रों का सामना करना पड़ता है, मेधावी, सामान्य और पिछड़े छात्र। अतः शिक्षक को सभी प्रकार के छात्रों की समस्याओं को समझने वाला और हल करने वाला होना चाहिए। ज़्यादातर शिक्षकों में ये गुण नहीं होता है, वो सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर क्या करते हैं, जो बिल्कुल ही डल होते हैं, वे मंद बुद्धि भी होते हैं, जड़ बुद्धि भी होते हैं, तो उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। फिर हम उसको हेट की भावना से देखने लग जाते हैं, फिर बच्चे क्या डिक्रीज होते चले जाते हैं। अभ्यास का उचित विभाजन की व्यवस्था, उचित अभ्यास नहीं करवाया जाता है। पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या होती है। पाठ्यक्रम की संरचना देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम की संरचना का बड़ा महत्व है। पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर, बाल केंद्रित और जीवन से संबंधित सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, लेकिन माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की संरचना का व्यवस्थित ना होना भी एक समस्या बनी हुई है। गणित शिक्षण का उचित वातावरण, अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है। जैसे देखिए, जिस प्रकार से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। अतः इसका प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ होता है। एक और तो इसके अंतर्गत कई प्रणालियां, योजनाओं को शामिल किया जाता है। दूसरी ओर शिक्षण को बहुत सी प्रक्रियाएं शामिल की जा सकती है। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल है। युक्तियां किसी विधि का अंग हो सकती हैं, परंतु संपूर्ण विधि नहीं हो सकती हैं। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त की जा सकती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब। देखिए, वातावरण कैसा होगा। देखिए, शिक्षण, गणित कक्षा, प्रयोगशाला अच्छे से कई बार क्या होता है कि हमें उचित सामग्री नहीं मिल पाती है, तो भी हम अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। देखिए, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बताऊंगी, तो लेकिन मेरे पास कुछ बॉक्स वॉक्स कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको वो एक अधूरा ज्ञान दे के जाऊंगी। ठीक है, अब किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, देखिएगा। मैथ टीचिंग मेथड कौन से होते हैं? रोल प्ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, सर्वे मेथड, यूनिट मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड, डिस्कशन मेथड और लेक्चर मेथड। ये सारे के सारे मेथड क्या है जिससे आप मैथमेटिक्स को सिखा सकते हो। देखिए, विश्लेषण विधि, एनालिसिस विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि। अनुसंधान को हम खोज विधि भी बोलते हैं। ठीक है, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, व्याख्यान विधि और खेल विधि। ठीक है, ये सारे मेथड क्या है आपके, बस ये डिटेल में मैंने विधियां करवा रखी हैं, वहां पे जाके देख सकते हो कि कौन सी विधि क्या है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए, इस खेल विधि किसने दी थी? खेल विधि हेनरी ने दी थी। इस विधि को प्रोवेल ने दिया था, इसका नाम हेनरी कोडवेल कुक ने रखा। इस विधि में शिक्षक को पूर्ण रूप से खेल के द्वारा ही बच्चों को सिखा दिया जाता है। ठीक है, ओके, दिया किसने था? फ्रोबेल ने, और इसका प्रसिद्ध किसका हुआ था? हेनरी का। ठीक है, इसमें बच्चे ज़्यादा मन लगा कर करते हैं, सर्वांगीण गुणों का विकास हो जाता है। और कुछ दोष क्या है? शारीरिक और स्थिरता के, जो जिन बच्चों में शारीरिक प्रॉब्लम है तो वो खेल नहीं पाएंगे, तो इस विधि से वो वंचित रह जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस देख लिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनने लाजमी है। देखिए, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, किसने कहा था? बेंकन ने, रोजर ने। गणित संस्कृति का दर्पण है, गणित संस्कृति का दर्पण है, गणित सभ्यता का दर्पण है, ये हागबेन ने कहा था। ठीक है, गणित चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है, ये बर्नार्ड शॉ ने कहा था। गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र और सत्य के अनुरूप है, ये आइंस्टीन ने कहा था। गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ये बेंजामिन ने कहा था। ठीक है, गैलीलियो ने कहा था कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी यंग ने कहा था कि जहाँ पे रीढ़ की हड्डी आ जाए ना, तो मैथमेटिक्स, यदि विज्ञान की रीढ़ की हड्डी गणित हटा दी जाए तो संपूर्ण भौतिक संबद्धता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। गणित विज्ञान की रानी है, अब ये रानी तो याद रख सकते हो ना, गणित विज्ञान की रानी है, ये गोस ने कहा था। ठीक है, प्रवेश द्वार है, ये रोजर ने कहा था। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, 10वीं क्लास तक पढ़ाई होनी चाहिए, कोठारी आयोग ने कहा है। ठीक है, अच्छा जी, किस विधि से अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं? अज्ञात मतलब नियम, फिर हम उदाहरण की तरफ चले जाते हैं, तो निगमन विधि। ठीक है, वृत्त की परिधि और व्यास से संबंध ज्ञात करने के उदाहरण किस विधि के अंतर्गत आते हैं? ये विश्लेषण विधि के अंतर्गत आते हैं। वृत्त की परिधि,
वर्त की परिधि कंप्लीट, ठीक है, और व्यास से संबंध, मतलब हम क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, एक सर्कल का कंप्लीट विश्लेषण करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि विधि क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है, ठीक है। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घर से बाहर निकलना पड़ता है। यह कथन किसने किया था? प्रोफेसर यूंग ने कहा था। कितनी अच्छी बात कही है। संश्लेषण विधि के द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, छोटा सा तिनका, क्योंकि बहुत सारी घास पड़ी उसमें से छोटा। संश्लेषण क्या है, हम बहुत मतलब कंप्लीट टॉपिक को एक छोटे से वे में लेके जाएंगे, तो वो क्या है आपका संश्लेषण विधि। होरिस्ट विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? स्वयं करके सीखना। होरिस्ट विधि खोज विधि है। खोज विधि क्या है? बच्चे खोज करेंगे तो खुद करके सीखेंगे, ठीक है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। किस विधि को अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है? आगमन विधि में स्थायी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि एग्जाम्पल डिफरेंट होते हैं तो स्थायी नहीं होता है। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है? अंक गणित। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी विधि सबसे ज्यादा लाभदायक होती है? निगमन विधि, ठीक है। ओके, देखिए वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा उदाहरणों द्वारा, पहले उदाहरण दिए जाएंगे फिर नियम बनाए जाएंगे, तो ये आगमन विधि है, ठीक है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें तार्किक प्रतिपादन किया जाता है? विश्लेषण विधि में तार्किक प्रतिपादन किया जाता है। अच्छा देखिए, रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन विधि। रेखा गणित में हम क्या करते हैं, देखो हम एग्जाम्पल्स देते हैं, ये हमारी लाइन है, ये लाइन है, ऐसी लाइन हो सकती है, ऐसी लाइन हो सकती है, हम सबसे ज्यादा क्या देते हैं? एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे तो क्या है हमारी आगमन विधि। कौन सी विधि से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं? जिसके द्वारा नवीन खोज की जा सकते, तो प्रयोगशाला विधि से ज्यादा छात्र सक्रिय रहते। 10 गिणितिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? आर्यभट्ट गणित के लेखक है। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी गई है? संश्लेषण विधि के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। गणित विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच को गणितीय करना। गणित रेखा किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया था? ब्रह्मगुप्त ने व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। ये गणितज्ञ ग्रंथ के लेखक हैं आर्यभट्ट, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। प्राथमिक कक्षा में गणित सिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए? अबकेस। अबकेस पता क्या होता है? ये देखो यहाँ पे कई आप छोटे बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो ना, तो ऐसे 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 जैसे वाले जैसे ये अबकेस है, जैसे ये क्या है? अबकेस। यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगी नहीं, तो ये क्या है? ये आपके यहाँ पे कितना, ये 0 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये इस तरीके से अबकेस के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है प्राथमिक स्तर पर गणित का व्यवहार व्यवहारिक होना चाहिए। स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य विचारों के बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीय कारण होना चाहिए, ठीक है। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कैरिकुलम जो 10th क्लास तक का स्कूल का जो कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना, ये किसने कहा था? ये डट्टन ने कहा था। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणित कारण कैसे किया जाए, ये किसने कहा था? हेबिट विलर ने किया था। देखिए एक ही डेफिनेशन आएगी, तो ज़्यादा डेफिनेशन पे आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करोगे? डेफिनेशन पे ध्यान दे सकते हो, इसलिए मैं करवा रही हूँ। गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? विज्ञान उपयोग में। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? मोरिसन से संबंधित है। इकाई उपागम किसने दिया था? मोरिसन ने दिया था। और ये आपको बहुत ही, जितना कहूँ ना उतना इंपॉर्टेंट है। मोरिसन ने क्या दिया था? इकाई उपागम दिया था, ठीक है। हर्बर्ट ने दिया था, है ना। हर्बर्ट ने कौन सी इकाई उपागम दिया था, ये मुझे बताना है, कमेंट करें। जो छात्र गणित नहीं समझ सकते वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, इसका कथन किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्र को ज्यादा लाभ मिलता है? संश्लेषण विधि के द्वारा ज्यादा लाभ मिलता है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन विधि है? संश्लेषण विधि जो है तार्किक प्रतिपादन है, क्योंकि संश्लेषण क्या होता है? एक तो विश्लेषण किया जाता है, हर एक चीज एक टुकड़े को बहुत ज्यादा तोड़ देते हैं, लेकिन तार्किक लॉजिक कब आएगा? जब आप छोटे कंप्लीट डिश जब आप एक कंप्लीट को एक छोटे से रूप में लेके आ जाते हो, तो क्या हो जाएगा? तार्किक प्रतिपादन। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? विश्लेषण विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है।
क्योंकि विश्लेषण विधि में आप पूरे पेड़ को देखते हो, हर एक पत्ते को देखते हो, हर एक टहनी को देखते हो, तो ये क्या है, हर एक चीज का विश्लेषण किया जाता है, ये क्या है, स्थायी हो जाता है। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मरूपता की भावना निर्भर? आगमन विधि के द्वारा, कि जब आप एग्जाम्पल दोगे फिर नियम बना दोगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसका कथन है कि शिक्षण सॉरी पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। गणित प्रकृति कैसी है? तार्किक है। बताए गए नियमों को उदाहरण के में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? आगमन विधि के द्वारा। ज्योमिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मापन से। ज्योमिति का संबंध मापन से है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक का शब्द खोज करना है। ह्यूरिस्टिक खोज विधि आर्मस्ट्रांग ने की थी। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है? आर्थिक गतिविधि में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री क्या है? सैमपट, मॉडल, चार्ट आदि। गणित को रोचक, सुग्राही और सरल बनाने के लिए प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। मानसिक स्तर पर गणित का प्राथमिक स्तर पर क्या महत्व है? मानसिक महत्व है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? उद्देश्य का। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में देखो, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है कि बच्चे ने अब तक क्या सीखा है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण। नैदानिक परीक्षण क्या होता है कि बच्चे में क्या क्या कमियां हैं। तो उद्देश्य का है ना, कि एक ने प्राप्त कर लिया है, एक के कारण है। मनुष्य के जीवन में गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, ये सामाजिक और आर्थिक। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री प्रत्यक्ष अनुभव। तो शिक्षण सामग्री अगर आप मूर्त रूप से दिखाओगे, ठीक है ना, प्रत्यक्ष जो सामने दिखाओगे। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषण सोच। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं? निगमन विधि में। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। सूत्र रचना का सर्वोत्तम विधि आगमन विधि है। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने। ध्यान दो, गणित को व्यवस्थित किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने। प्रयोग किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने। खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। ठीक है, गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक। तीनों त्रिकोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योग। अब बात ध्यान दो, पंचभुज क्या होते हैं? पंचभुज, जिसको पंचभुज के सभी अंत्य कोणों, जिसकी 5 साइड होती हैं, उसके अंत्य कोणों का योग कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। ठीक है, विभाजन ई का उपयोग किसने किया था? विभाजन ई का उपयोग रेखाखंड की लंबाई को मापने के लिए किया गया। ये किसने कहा है कि गणित विज्ञानों का द्वार? रोजर ब्रेकर ने। बहुत बार आ चुका है ये। सांख्यिकी के प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई थी? आर ए फिशर के द्वारा। सांख्यिकी में प्रशासन का विश्लेषण नामक विधि आर ए फिशर ने दी थी। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या भी यही है, सबसे छोटी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी यही है, 2। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा की गई थी? श्रीधर के द्वारा। देखो, जैसे 9 4 2 3, तो इनको ऐड करोगे तो देखो ये 9 और 4 13 की कैरी 1, तो ये जो हासिल करने के जो प्रक्रिया थी ये श्रीधर ने दी थी। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1416। प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने। दो अभाज्य संख्याओं का महत्व समापवर्तक क्या होता है? दो अभाज्य संख्या है 2 और 3 अभाज्य है ना, दोनों का जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं? किन्हीं दो परिमेय, देख परिमेय का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर जैसे 2 और 3 क्या है? रेशनल नंबर है। 2/4 और 4/6 ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। इनके बीच में इन्फाइनेटली मेनी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? अनंत। प्रथम अभाज्य संख्या 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। इतना ही है, याद रखो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? ये 25 आएगा अभाज्य संख्या। अच्छा, पहली अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी? ओड नंबर्स बोल रही हूँ ना मैं। ओड नंबर्स का जोड़ हो जाएगा n स्क्वायर। और अभाज्य संख्याओं का, जैसे पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 11 होगी। ऐड करना जरा, 28 ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जोड़ के भी देख सकते हो। ठीक है ना। गणित विज्ञान है गणनाओं का। अंकगणित का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन के कार्यों को करना।
गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता में संबंधित है, ये नेपोलियन ने कहा था। उच्च कक्षाओं में निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे प्राचीन अंक गणित, अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि। उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है आगमन विधि में। रेखा गणित के लिए उपयोग विश्लेषण विधि। निम्न कक्षाओं के लिए आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि। लीलावती की रचना किसने की थी? भट्टाचार्य ने, भास्कराचार्य द्वितीय ने। गणित सार का संग्रहालय किसने दिया था? गणित सार संग्रह किसने दिया था? महावीराचार्य ने। गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर गणित दिवस बनाया जाता है। तो आज क्या है? 21 नवंबर है ना। गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। मैथमेटिक्स सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रोफेसर BN प्रसाद के द्वारा। ये इलाहाबाद की है। गणित विज्ञान की रानी है, ये रोस ने कहा था। गणित की प्राचीन शाखा अंक गणित है। ठीक है, फिर आता है समषष्टभुज के विकर्णों की संख्या 9 होती है। गणित को विज्ञान का नौकर माना है। बेल ने गणित को विज्ञान का नौकर माना है, क्योंकि हर एक विज्ञान में गणित के बिना कोई काम नहीं चलता। तो ये नौकर मानने वाले तो पहले ही इंसान है। गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित किया था, ये गैलीलियो ने कहा है। किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? हॉगबेन ने कहा है गणित सभ्यता का दर्पण है। विद्यालय में गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयोगी विधि खेल मनोरंजन विधि है। खेल खेल में बच्चों को आप सिखा सकते हैं। ठीक है, कौन सी विधि में छात्र की बजाय शिक्षक केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? व्याख्यान विधि में, क्योंकि व्याख्या कौन करता है? अध्यापक करता है। जितना ज्यादा बोलेगा उतनी ज्यादा व्याख्या होगी, तो क्या होगी? केंद्र बिंदु कौन रहेगा? अध्यापक रहेगा। नवीन प्रश्न हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि है। ज्योमिति को हल करने की सर्वोत्तम विधि विश्लेषण विधि है। और गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग हेनरी कार्डवेल कुक ने किया था। ठीक है, तो ये थी हमारी गणित की पेडागोजी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो यहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। यू कैन डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।